एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान का कार्यक्षेत्र। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ और उसके उद्देश्यों को पढ़ लेने के बाद जो स्पष्ट हो जाता है वो ये है कि शिक्षा मनोविज्ञान लर्नर टीचर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करता है और साथ ही साथ ये जो शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति है उसको किस तरीके से सहजता और सुलभ और सरलता से प्राप्त किया जाए, इस चीज़ को प्रभावी बनाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र को स्पष्ट करते हुए स्किनर कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में वो सभी ज्ञान और प्रविधियां सम्मिलित रहती हैं जो सीखने की प्रक्रिया को अधिक अच्छी प्रकार से समझने और अधिक निपुणता से निर्देशित करने से संबंधित है। साथ ही साथ बहुत से लोग बहुत कुछ कहते हैं, है ना। तो जो है गैरिसन और अदर्स कहते हैं कि द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ डिज़ाइन टू इन्हेंस एंड इनरिच द लिव्स ऑफ द लर्नर्स, टू फर्निश द टीचर्स विद द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग दैट विल हेल्प द इंस्टीट्यूट इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन। क्रो एंड क्रो कहते हैं द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ कंसर्न्ड विद द कंडीशन दैट अफेक्ट लर्निंग। ये उन जो है विषय तत्व से संबंधित है, विषय सामग्री से संबंधित है जो किसके साथ कंसर्न करती है, जो इफ़ेक्ट करता है किसको, लर्निंग को इफ़ेक्ट करता है, उन कंडीशंस के बारे में ये बताती है। एजुकेशन एंड साइकोलॉजी आर क्लोजली रिलेटेड, ये बात हमने आपको रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी में बता दी है ऑलरेडी। अब हम इसके स्कोप के बारे में देख लेते हैं। तो इसका पहला स्कोप जो दिया है वो है एजुकेशनल सिचुएशन रिलेटेड स्टडी। जो सिचुएशन और एनवायरनमेंट है इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है एजुकेशन में, है ना। तो जो भी सिचुएशन है, जो भी एजुकेशनल सिचुएशन है वो वेल प्लान्ड होनी चाहिए। एजुकेशन अटेम्प्ट कुड नॉट गेट सक्सेस विदाउट द प्रॉपर इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कि मान लीजिए आप एक रूम में बैठे हैं और बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही, लाइट नहीं आ रही है, पंखा नहीं चल रहा है, तो ऐसे में आप पूरी तरीके से कंसंट्रेट होकर पढ़ाई कर पाएंगे ये हम नहीं कह सकते, है ना। तो इन्वायरमेंट जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। द एलिमेंट दैट डेवलप बिहेवियर आर इंक्लूडेड इन इन्वायरमेंट। द इफेक्टिव इन्वायरमेंट शुड बी कंस्ट्रक्टेड फॉर द सक्सेसफुल एजुकेशन ऑफ अ चाइल्ड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ एजुकेशन। इफ द इन्वायरमेंट इज नॉट वेल प्लान्ड एंड कंट्रोल्ड, एजुकेशन एंड लर्निंग कुड नॉट बी डिलीवर्ड सक्सेसफुली। अगर जो है आपका जो इन्वायरमेंट है वो उचित प्रकार का नहीं है तो फिर जो लर्निंग है उसका, जो भी एजुकेशन है, जो भी लर्निंग है, उसके जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं या जिस तरीके से भी आप उसको डिलीवर करना चाहते हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो एजुकेशन में इन्वायरमेंट का बहुत ही बड़ा रोल है ना। जैसे कि according to the Lindgren, there is a situation for the education of a child in which educational process take place. Situation में कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं, जैसे क्लास, लाइब्रेरी, डिस्कशन रूम, लेबोरेटरी एट्सेट्रा क्रिएट द डायरेक्ट एंड इमीडिएट सिचुएशन, वाइल कम्युनिटी मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिसी मेकर्स एट्सेट्रा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट रिलेटेड स्टडी। हम ये कह सकते हैं कि जो मॉडर्न साइकोलॉजी है वो किसको कंसीडर करती है, लर्नर को। और लर्निंग इज़ अ बायलैटरल प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, इज़ द सेंट्रल पॉइंट ऑफ एजुकेशन प्रोसेस। मतलब जो स्टूडेंट एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो क्षेत्र है वो कैसा होना चाहिए, स्टूडेंट रिलेटेड स्टडी करता है। स्टूडेंट रिलेटेड स्टडी का क्या मतलब है, जो भी एजुकेशन वर्ड है उसमें जो भी चीज़ें एजुकेशन में आप पढ़ाएंगे वो किससे रिलेटेड होंगी, स्टूडेंट से रिलेटेड होंगी, है ना। स्टूडेंट के ऑल ओवर डेवलपमेंट से रिलेटेड होंगी, ठीक है। तो जो भी अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न साइकोलॉजी कंसिडरेशन लर्नर लर्निंग इन द बायलैटरल प्रोसेस ऑफ एजुकेशन इज़ द सेंटर पॉइंट ऑफ एजुकेशन प्रोसेस। का क्या होता है, सेंटर पॉइंट होता है, ठीक। सर्टेनली आवर रिस्पॉन्सेज विल बी टू द चाइल्ड और द मोर एक्सटेंसिवली इट इज़ कॉल्ड लर्नर। टुडे इन द एजुकेशन वर्ड द मेन क्वेश्चन इज कंसिडर्ड स्पेशली एंड देयरफॉर द एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैव कंसिडर्ड चाइल्ड और स्टूडेंट। आपको पता है कि टुडे मतलब आज के समय में जो भी
जो भी शिक्षा चल रही है वो कैसी है, बाल केंद्रित शिक्षा है। और पुराने समय में कैसी शिक्षा चलती थी, शिक्षक केंद्रित शिक्षा चलती थी। तो अभी के समय में पूरा का पूरा जो फोकस होता है वो किस पर होता है, चाइल्ड पर होता है। तो जो शिक्षा है वो किससे रिलेटेड होती है, चाइल्ड सेंटर्ड होती है। अब इसमें कौन कौन से जो एलिमेंट होते हैं जो एसेंशियल होते हैं, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हेरिडिटी यानी वंशानुक्रम, इसे हिंदी में कहते हैं। वंशानुक्रम का जो तात्पर्य है वो व्यक्ति की जन्मजात योग्यताओं से है। मतलब किसी व्यक्ति के वंशानुक्रम में वो सभी शारीरिक मानसिक विशेषताएं आ जाती हैं जिन्हें वो अपने माता पिता या फिर अपने अन्य पूर्वजों से जन्म के समय, है ना, या फिर जन्म के लगभग 9 माह पूर्व माता के गर्भाधान से प्राप्त करता है। ठीक, तो बालक के विकास के प्रत्येक पक्ष पर उसके वंशानुक्रम का फर्क पड़ता है, यानी हेरिडिटी जो है वो उसको प्रभावित करती है। ठीक है, तो शैक्षिक विकास की दृष्टि से वैलिडिटी जो हेरिडिटी है, वंशानुक्रम का अध्ययन करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और हेरिडिटी के समुचित ज्ञान के आधार पर अध्यापक अपने छात्रों का वांछित विकास कर सकता है। ठीक, इसके बाद द स्टडी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट वेरियस स्टेजेस, है ना, बहुत सारी स्टेजेस हैं। कौन कौन सी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस, एडल्टहुड। तो अलग अलग स्टेजेस जो हैं, अलग अलग स्टेजेस पे बालक का जो मेंटल लेवल होता है वो अलग अलग होता है ना। तो उसके अकॉर्डिंग स्टडी होती है यहाँ पर। इन द प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट द वेरियस स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट आर स्टडीड एंड द फॉर्म ऑफ एजुकेशन इज डिलीवर्ड। जिस स्टेज पे भी बालक होता है उस अकॉर्डिंग उसको वैसी शिक्षा दी जाती है। फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, स्पेशल और कैरेक्टर डेवलपमेंट भी इसमें आते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट में किस पर ध्यान दिया जाएगा, बालक के शारीरिक विकास पर ध्यान दिया जाएगा। अलग अलग अवस्थाओं में बालक का जो शारीरिक विकास होता है वो भी अलग अलग होता है। मेंटल डेवलपमेंट यानी इमोशनली, है ना, रिप्रेजेंटेशन, कंसंट्रेशन, इंटरेस्ट क्या है उसका, लर्निंग क्या है, ये सारी जो मानसिक विकास पर जो है ये चीज़ें ध्यान में दी जाती हैं बालक के। इमोशनल डेवलपमेंट में जो उसके इमोशंस होते हैं, ठीक है, उन सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। समटाइम्स इमोशनल एक्सप्रेशंस आर हेल्पफुल एंड समटाइम्स दे आर हिंड्रेंस। एजुकेशनल साइकोलॉजी बाय स्टडीइंग इट ट्राइज टू फाइंड आउट हाउ इमोशनल एक्सप्रेशन कैन हेल्प द चाइल्ड। इसके बाद उसका जो चारित्रिक विकास है उस पर भी फोकस किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, ये किसकी स्टडी है, द स्टडी ऑफ पर्सनालिटी डिफरेंस ऑफ चाइल्ड। अब ने आपको बताया था इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं और बालक एक जैसा नहीं होता है ना। तो शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से विभिन्न गुणों में एक व्यक्ति जो होता है वो दूसरे से भिन्न होता है। इसलिए जो अध्यापक होता है, अध्यापक को अपनी कक्षा में बहुत सारे ऐसे छात्रों का सामना करना होता है जो अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के ज्ञान की सहायता से ही जो टीचर है वो अपने शिक्षण कार्य को संपूर्ण कक्षा की आवश्यकता के अनुसार व्यवस्थित कर पाएगा। ठीक, द स्टडी ऑफ मेंटल हेल्थ ऑफ द चाइल्ड, है ना, बालक की जो भी उसका मानसिक स्वास्थ्य है ना, उससे, उसकी दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। अध्यापक तथा छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य का भी शैक्षिक दृष्टि से विशेष महत्व होता है, क्योंकि जब तक अध्यापक और छात्र मानसिक दृष्टि से स्वस्थ नहीं होंगे तब तक एक इफेक्टिव लर्निंग नहीं हो पाएगी। तो मनोविज्ञान के ज्ञान की सहायता से जो छात्र और अध्यापक होते हैं उनके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों की जानकारी भी हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी से मिलती है, जिससे उनके जो कुसमायोजन होते हैं उनसे बचने के उपायों को खोजा जाता है। इसके बाद ये स्टडी है लर्निंग प्रोसेस की। जो भी लर्निंग प्रोसेस होता है, लर्निंग हैज़ अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन लाइफ एंड द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज टू मेक अ पर्सन लर्न। Learning is a result of stimuli. A child begins to respond the stimuli which are present in environment and which are related to instinct. जो भी बच्चा देखता है, जो भी आप उसे सिखाते हैं, जो भी शिक्षण की प्रक्रिया में जो लेन देन होता है, जिससे बालक के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन होता है, वो लर्निंग कहलाती है। वो और एजुकेशनल साइकोलॉजी आपको उस लर्निंग प्रोसेस के बारे में बताती है कि जो है शिक्षा प्रक्रिया का जो प्रमुख आधार है वो होता है लर्निंग, अधिगम। तो सीखने के अभाव में शिक्षा की कल्पना नहीं की जा सकती। अगर आप पढ़ा रहे हैं तो मतलब बच्चा कुछ सीख रहा है। अगर आप कह रहे हैं कि हम पढ़ा रहे हैं लेकिन बच्चा सीख नहीं रहा है, तो ऐसा सिखाना किसी काम का नहीं होता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो नियम हैं, जो रूल्स हैं, जो थ्योरीज़ हैं, जो मेथड्स हैं, उनके बारे में जानकारी प्रदान करता है। और प्रभावशाली शिक्षण के लिए ये आवश्यक है कि अध्यापक जो है वो सीखने की प्रकृति, सिद्धांत और विधियों
के ज्ञान के साथ साथ सीखने में जो भी कठिनाइयाँ आती हैं उनको समझ सकें, और साथ ही साथ उनको दूर करने के लिए कौन से उपाय हैं उनसे भी भली भांति परिचित हो सकें। तो इन सभी प्रकरणों की जानकारी आपको कहाँ से मिलती है? एजुकेशनल साइकोलॉजी से मिलती है कि नेचर ऑफ लर्निंग कैसा है, रोल ऑफ इंस्पिरेशन इन लर्निंग क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या है, मेमोरी एंड फॉरगेटिंग क्या है। मेमोरी मतलब स्मृति, फॉरगेटिंग मतलब उसको भूल जाना, जो भूलना होता है। उसके बाद ये स्टडी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग है। द स्टडी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग में क्या है कि अंडर द स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी जो कंडीशन, जो प्रोसेस हैं जो लर्निंग को इफेक्ट करते हैं वो आते हैं। ठीक, लर्निंग बिकम्स पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ सम मेंटल प्रोसेस वट एवर अ मैन एक्वायर्स एज अ रिजल्ट ऑफ लर्निंग। इट इज़ कॉल्ड द रिजल्ट और द प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग। जो भी सीखता है, जो भी उसका रिजल्ट मिलता है, वो रिजल्ट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग कहलाता है। ठीक है, इन ऑर्डर टू नो द प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग बहुत सारी चीज़ों को ध्यान से समझना पड़ता है। थिंकिंग, कंसेप्ट क्रिएशन, लॉजिक, सॉल्यूशंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, इन सब चीज़ों पे अटेंशन पे करना चाहिए। ये भी इम्पॉर्टेंट होता है टू डेवलप द क्रिएटिविटी ऑफ द चाइल्ड। बच्चे के अंदर उसकी सृजनात्मक क्षमताओं का विकास करना, ये भी बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है ये एक स्टडी है रिलेटेड टू मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। ये किससे रिलेटेड स्टडी है? मापन और मूल्यांकन से रिलेटेड स्टडी है ना। तो अंडर दिस एवल्यूएशन एजुकेशनल अचीवमेंट, जो भी मतलब आप किस तरीके से छात्रों की विभिन्न जो योग्यताएं हैं, जो उनकी रुचियां हैं, उनका मापन और मूल्यांकन करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो मापन और मूल्यांकन की सहायता से एक और जहां जो छात्र होते हैं उनकी हमें अचीवमेंट के बारे में पता चलता है, उनके इंटरेस्ट के बारे में पता चलता है, परिस्थितियों का ज्ञान होता है। वहीं दूसरी ओर हमें ये भी पता चलता है कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें कितनी सफलता मिली और कितनी असफलता मिली। ठीक, तो अगर हमने जिस मेथड से आपको पढ़ाया, अगर आपको समझ में आया, दैट मीन्स वो मेथड सक्सेसफुल है। नहीं समझ में आया, दैट मीन्स वो मेथड सक्सेसफुल नहीं है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसंधान अध्ययन में जो छात्रों की योग्यताएं हैं, जो उनकी उपलब्धियां, उनका मापन और मूल्यांकन करने के लिए बहुत सारे उपकरण प्रयोग में लाए जाते हैं, और इसकी जो जानकारी है वो आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी में मिलती है। ये एक स्टडी है रिलेटेड टू एजुकेशनल एंड ऑक्यूपेशनल डायरेक्शन, उसके बारे में भी बताती है, क्योंकि चाइल्ड इज़ डायरेक्टेड रिलेटेड टू एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशन। इसके बाद ये एजुकेशन रिलेटेड स्टडी है जिसमें टीचर जो होता है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है ना। वही जो है बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट करता है, उसी के द्वारा आपको चीज़ें सिखाई जाती है। तो इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग द इंटर रिलेशनशिप होती है दैट हैपन्स बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, जो किस में हेल्प करती है? एजुकेशनल एंड लर्निंग में हेल्प करती है। ठीक, इवन टीचर इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन लर्निंग। इन द पर्सनैलिटी ऑफ द टीचर क्रिएशन अफेक्ट मच ऑन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। क्यों? क्योंकि हम जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर अपने टीचर को देखकर उसी से इंस्पायर होते हैं, उसी को देखकर उसी की तरह बनना चाहते हैं। तो टीचर की पर्सनैलिटी, उसका ट्रेनिंग का तरीका, उसकी जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक, उसी से बच्चा सीखने की कोशिश करता है, उसको कॉपी करने की कोशिश करता है, उसी से सीखने की कोशिश करता है। वो उसका एक वो हो जाता है, एक मॉडल हो जाता है कि हम उनकी तरह बनना चाहते हैं ना। तो वो सारी चीज़ें हो गई। 5 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं जो स्कोप ऑफ साइकोलॉजी में आते हैं। वो मेन सब्जेक्ट क्या है? ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मानव वृद्धि और विकास। दूसरा है लर्निंग, अधिगम, पर्सनालिटी एंड एडजस्टमेंट, व्यक्तित्व और समायोजन, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, मापन तथा मूल्यांकन, टेक्निकल एंड टेक्निक्स इन एजुकेशन। कौन कौन सी तकनीकी और शिक्षा में तकनीकी जो भी यूज़ की जाती हैं वो इम्पॉर्टेंट होती हैं। ठीक, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर कुंडू, इन शॉर्ट, वट एवर इज एजुकेशन और वट एवर टचेस चाइल्ड इन हिज क्लासरूम बिहेवियर कम्स इन द scope of educational psychology. At last, we can say in the form of conclusion, the word of Skinner, educational psychology takes for its province all information and techniques pertain to be a better understanding and a more efficient direction of the learning process. हम ये कह सकते हैं कि जो शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है वो बहुत ही व्यापक है, और इसमें मनोविज्ञान से संबंधित उन सभी बातों का अध्ययन किया जाता है जो शिक्षा प्रक्रिया का नियोजन करने में, संचालन करने में और उसका परिमार्जन करने की दृष्टि से उपयोगी होते हैं। तो एक बार हम फिर से सारे स्कोप
सिर्फ हेडिंग देख लेते हैं, पूरा अंदर तक नहीं जाएंगे। ये जो है स्टडी है किसकी, एजुकेशनल सिचुएशन की स्टडी करता है। ठीक, इसका स्कोप की बात हम कर रहे हैं। ये स्टूडेंट रिलेटेड स्टडी करता है, फिजिकल डेवलपमेंट जिसमें मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट आते हैं। ये पर्सनालिटी डिफरेंसेस ऑफ चिल्ड्रन की स्टडी करता है। ये स्टडी करता है मेंटल हेल्थ ऑफ द चाइल्ड। ये स्टडी करता है लर्निंग प्रोसेस की। ये स्टडी करता है प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग की। ये स्टडी करता है मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन की। रिलेटेड स्टडी एजुकेशनल एंड ऑक्यूपेशनल डायरेक्शन, ये एजुकेशन रिलेटेड स्टडी करता है। ठीक, तो ये इसका ये जो है इसके क्षेत्र हैं। आई होप कोई क्षेत्र जो है वो छूटा नहीं है ना, सारी चीज़ें इसमें कवर हो गई हैं। वंशानुक्रम हमने आपको बता दिया है। विकास का मतलब होता है शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत भ्रूण अवस्था से लेकर मृत्यु उपरांत तक के जितने भी मानव के विकास है उनका अध्ययन करना। तो मानव जीवन के प्रारंभ से लेकर जितनी भी अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था में जो भी शारीरिक, मानसिक और अलग अलग विकास संवेगात्मक पक्ष होते हैं, उसमें किस प्रकार से परिवर्तन होते हैं और क्या परिवर्तन होते हैं, इसका जो अध्ययन होता है शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में ही आता है। ठीक है, उसके बाद इंडिविजुअल डिफरेंस हमने आपको बता दिया। पर्सनैलिटी का मतलब हुआ शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो मानव के व्यक्तित्व और उससे संबंधित जो विभिन्न समस्याएं हैं उनका अध्ययन करता है। यानी मानव के विकास और उसके शिक्षा में व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी की भी इम्पॉर्टेंट भूमिका होती है। तो शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना होता है। अतः जो बालक है उसके व्यक्तित्व का संतुलित और सर्वांगीण विकास करना शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व समझा जाता है। मनोविज्ञान व्यक्ति की प्रकृति, प्रकार, सिद्धांत, मापन, प्रविधि का ज्ञान प्रदान करके एक संतुलित विकास की राह बताता है। अतः जो इसका क्षेत्र है वो व्यक्तित्व का अध्ययन करके बालक का सर्वांगीण विकास करने में मदद करता है। ठीक, करिकुलम डेवलपमेंट भी होता है। मतलब करिकुलम डेवलपमेंट में हम ये कह सकते हैं जो पाठ्यक्रम है उसको शिक्षा प्रक्रिया का एक जीवंत, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अंग बताया गया है, क्योंकि पाठ्यक्रम के निर्माण में जो मनोविज्ञान सिद्धांत हैं उनका प्रयोग करने पर विशेष बल दिया जाता है। क्यों बल दिया जाता है? क्योंकि अलग अलग स्तर के जो बालक होते हैं उनकी जो विशेषताएँ होती हैं, उनकी जो आवश्यकताएँ होती हैं, उनकी जो क्षमताएँ होती हैं, उसके अनुसार अलग अलग पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। इसीलिए पाठ्यक्रम के निर्माण में मनोविज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ठीक, टीचिंग मेथड्स भी होते हैं इसमें कि शिक्षण का जो अभिप्राय है वो सम्मुख ज्ञान को प्रस्तुत करना ही नहीं होता है। कैसे छात्र के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन करेंगे, तो प्रभावशाली शिक्षण के लिए शिक्षण विधियां भी आवश्यक हैं। अगले टॉपिक में हम आपको जो टीचिंग मेथड्स हैं उसके बारे में डिटेल में बताएंगे। तो आई होप आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र समझ में आ गया होगा। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।